नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हालांकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उससे सिंहासन पर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन सिंहासन के पांव कितने मजबूत होंगे, कितने कमजोर होंगे, ये इस परिणाम के साथ जरूर पता चलेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से एक दौर में कहा गया कि हम तो वैसे भी एक ही सीट पर थे, हमारे पास खोने को कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता गया बीजेपी कहने लगी हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस या इंडी गठबंधन जो लोकसभा का चुनाव 7 लड़ता है, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में अलग अलग राहों पर चलने को मजबूर, और इन सब के बीच में कई बड़े नेता प्रचार से भी दूर नजर आए, यानी उनकी सिंहासन की जंग में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई। अब सवाल यह कि क्या वाकई में ये चुनाव, ये उपचुनाव पार्टियों की प्रतिष्ठा का चुनाव है या पार्टियों के अंदर नेताओं की प्रतिष्ठा का चुनाव है? पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई हैं, सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम रहने वाले हैं, किस तरीके से वोटिंग होगी और कितने संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, फर्स्ट इंडिया आपको हर जानकारी देगा। कल सुबह से भी इन 7 सीटों के साथ झारखंड में जो चुनाव होना है उसकी स्पेशल कवरेज करेगा, क्योंकि यह है सिंहासन की जंग। सिंहासन की इस जंग में किसने कितना जोर आजमाइश की, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन कौन सी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो काफी ज्यादा संवेदनशील हैं, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जी, हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी जी, दौसा से हमारे साथ लक्ष्मीकांत जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि दौसा की फिजा में कहा जा रहा है कि पार्टियां नहीं नेताओं की प्रतिष्ठा घूम रही है, हवा में तैर रही है, क्या यह महसूस कर रही है वहां की जनता? दूसरा, दौसा शायद वो विधानसभा जिसके हर एक बूथ को वेबकास्ट किया जाएगा, रिकॉर्ड पे लिया जाएगा, मतलब संवेदनशील है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर? बिल्कुल, दौसा जो है वो पहले से ही संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से माना जाता है। क्योंकि इस बार केवल दौसा में ही उपचुनाव है, तो निश्चित रूप से जो प्रशासनिक जो संवेदनशील है और उसकी तारीफ जी, अगर मुमकिन है तो एक बार अपने ऑडियो को चेक कीजिए, शायद ऑडियो डिस्टरबेंस काफी ज्यादा है आपकी तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, इन 7 सीटों को लेकर जरा एक बार बताइए किस तरीके की तैयारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, कितने संवेदनशील रहने वाले हैं, कितनों की वेबकास्टिंग होनी है और सुरक्षा के लिए कितनों को तैनात किया गया? बिल्कुल, देखिए खींवसर की बात करें तो 286 मत डलने की बात हुई है और करीब 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और यहाँ पर 268 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें से 180 पे लाइव वेबकास्ट होगा। और बड़ी बात ये रहेगी कि देखिए राजस्थान की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, कई नेताओं की जो दाव है वो साख पर लगी हुई है, एक तरफ रालोपा, दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस, सबसे हॉट सिटी से माना जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि संवेदनशील बूथों को लेकर के तैयारी पूरी है, 1000 सुरक्षा कर्मचारी लगाए गए हैं और तमाम जो बूथ हैं जिन पर लगता है कि संवेदनशीलता रहेगी वहां कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। बहरहाल आज रात को ही संख्या बढ़ जाएगी, पोलिंग पार्टियां तैनात हैं, सुबह 6 बजे से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए जिस तरीके हॉट सीट की बात हम कर रहे हैं, तो रेवतराम डांगा भाजपा से फिर से भाग्य आजमा रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है, उपचुनाव में उन्हें 2023 में 2059 वोटों से वो रालोपा प्रत्याशी से हार गए थे और अब फिर से उनको मौका दिया गया है। इधर हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव मैदान में है और इधर नया चेहरा कांग्रेस ने देखा है, रतन चौधरी। और हमारे साथ स्थानीय संवाददाता यूनुस भी है। यूनुस, क्या कहता है खींवसर का मिजाज? देखिए, खींवसर के मिजाज की बात करें तो करीबन 2,86,000 टोटल मतदाता है, 13 प्रत्याशी मैदान में और कांग्रेस से रतन चौधरी मैदान में, जो पूर्व IPS हैं सवाई सिंह चौधरी, उनकी पत्नी है।
और हनुमान बेनीवाल की पत्नी है और रालोपा से मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, उपचुनाव है, सबकी निगाहें खींवसर पर है, हॉट सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला है, तमाम नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे और गांव ढाणियों के मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे पेयजल का है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बिजली का है। जो गांव ढाणी में जो किसान बैठे हैं उनको कृषि कनेक्शन के लिए तमाम तरह की फाइलें लगी हुई है, वो मिल नहीं पा रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री जी खुद 2 बार नागौर के खींवसर इलाके में चुनावी सभा कर चुके, लोगों को आश्वासन भी दे रही है भारतीय जनता पार्टी। ये मुद्दे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 16 सालों से हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो कब्जा है। इस बार हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को टिकट दिया है और खुद के भाई की टिकट काटी है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो वापस मैं आपके पास आऊंगा। इस बार के बाई इलेक्शन को आप पारिवारिक इलेक्शन भी कह सकते हैं। 4 सीटें तो सीधी ऐसी है जो परिवार के अंदर ही गई हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी भी जुड़ गए और साथ में अलवर से हमारे सहयोगी अश्वनी भी जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्या ये कहें कि भाई ये चुनाव एक तरीके से पारिवारिक है? दौसा में परिवार, झुंझुनू में परिवार, खींवसर में परिवार, रामगढ़ में परिवार, इसके अलावा एक और सलूम्बर में परिवार। बिल्कुल, देखिए, ये राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में ये परंपरा भी रही है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विडंबना भी रही है। चाहे राजनीतिक दलों की मजबूरी रहे कि परिवार को टिकट दे दिया जाता है, और जो कार्यकर्ता लगातार जो मेहनत करते हैं, जो एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि कभी उनका भी नंबर आएगा, और जब नंबर आता है तो फिर जो नेता है वो अपने परिजन को ही आगे ला के खड़ा कर देते हैं। आपने जितनी भी चर्चा की है, चाहे वो झुंझुनू की बात करें, वहाँ मौजूदा सांसद उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाई है। आपने दौसा की बात की है कि रोडलाल मीणा के जो भाई वो चुनाव लड़ रहे हैं। रामगढ़ की आपने बात की है, जुबेर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। सलूम्बर में जो पहले जो विधायक थे जिनका देहांत हो गया, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। खींवसर की बात की थी, जो पूर्व विधायक जो सांसद बन गए, पहले उन्होंने अपने भाई को टिकट दी थी, अब अपनी पत्नी को टिकट दी। तो ये राजनीति की ये विडंबना सी है कि कार्यकर्ता इंतजार करता रहता है और परिजन जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फैसला जनता के हाथ में होता है कि जनता जो है, क्योंकि ये एकमात्र कह सकते हैं जो सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र की, कि कल का जो दिन है वो जनता का दिन है। जनता क्या फैसला करती है, उनका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, वो किस तरह क्षेत्र की सेवा कर सकता है, इन तमाम चीज़ों को देखकर उनको फैसला करना चाहिए। बहरहाल अगर लेकिन इन 7 सीटों की बात करें तो देखिए, चुनौती जो है वो भाजपा के सामने भी है और कांग्रेस के सामने भी है। भाजपा के सामने तो चुनौती इसलिए है, ऐश्वर्य भी इसमें फिर बताएंगे आपको, क्योंकि सरकार भाजपा की है। तो भले ये आंकड़ों के हिसाब से हम कह ले कि भाजपा के पास खोने को ज़्यादा नहीं है, पहले एक ही सीट थी, देखिए ऐसा नहीं होता। सरकार होती है तो जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये जो काउंटिंग उसी की होती है कि भाई सरकार है, सरकार रहते आपने कितनी सीटें जीते 7 में से। और दूसरे कांग्रेस के सामने चुनौती है कि 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, क्या 7 जीतने के दावे करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या 4 बरकरार रख पाएंगे। तो कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि 4 सीटों को बरकरार रखना, और तो उनमें से कितनी बरकरार रख पाते हैं। और भाजपा के सामने है कि उनकी सरकार है, तो एक सीट जीत के कोई ये नहीं कह सकते हम तो एक पे थे साहब और हमारे पास खोने को कुछ नहीं। आपकी सरकार हमारे साथ है। ऐश्वर्य, क्योंकि शुरुआत में बीजेपी में बयान थे कि भाई हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अंत तक आते आते बयान यहां तक आ गए कि हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। और बीजेपी में अगर कोई बयान आता है तो बेवजह नहीं आता है। क्या जिस तरीके से तमाम नेता, मंत्री, कार्यकर्ता सबको बाई इलेक्शन में झोंक दिया गया, क्या इससे पहले आपने देखा कि इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रेंथ बाई इलेक्शन में इस्तेमाल की गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थितियां पूरे देश में कमोबेश एक जैसी है। किसी भी राज्य में चले जाइए, दिल्ली से आला कमान का जो संदेश होता है, केंद्रीय नेतृत्व का जो संदेश होता है, उस आधार पर प्लानिंग बनाई जाती है। इनके यहां पर एक चीज खास तौर पर देखी होगी कि यदि कोई मंत्री है तो वो मंत्री नहीं है, वो कार्यकर्ता है, उसे जाना ही पड़ेगा। कई बड़े बड़े नेताओं को एक विधानसभा दे दी जाती है, दूसरे राज्यों में वहां जाना ही पड़ता है। इत्तेफाक से सरकार इनकी है, तो जब मंत्री जाएंगे तो चर्चाएं भी होंगी कि मंत्री मैदान में है, लेकिन यहां पर एक एक सीट पर विशेष तौर पर फोकस किया गया। आला कमान के जो लोग हैं वो यहां पर आए। आपको याद होगा BL संतोष का भी यहां पर दौरा हुआ था चुनाव से पहले। हालांकि ओवरऑल बहुत सारे मुद्दे थे, उसमें उपचुनाव भी था। तो यहां पर जो उन्होंने रणनीति बनाई है, उन्होंने अपने आधार पर बनाई है। लेकिन नरेश जो कह रहे थे, मैं यहां पर एक चीज कहूंगा, इस पूरे चुनाव में 2 लीडर्स पर निगाह सभी की रहेगी।
पहले लीडर हैं भजनलाल शर्मा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में आज की तारीख में चेहरा है। और दूसरे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये जो सीटें हैं, इन सीटों पे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो किस तरीके से, किन के साथ कितने करीब हैं और इसके फायदा नुकसान जो भी हो, लेकिन यहां पर उनके नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। हालांकि आला कमान दोनों ही पार्टियों के इस बात को अच्छे से जानते हैं कि किन नेताओं ने कितना साथ दिया है और कौन नेता कितना ज्यादा साथ देना चाहता है और कितना ज्यादा तरीके से इन सीटों को जिताना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में दो लीडर और भी ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। वो है किरोड़ी लाल मीणा, जो सर्वाधिक ट्रोल होते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और सब जगह। तो दूसरे हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी किरोड़ी लाल मीणा के भाई। तो इन दोनों दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि जगमोहन मीणा का मिजाज बिल्कुल अलग है। उनको उस क्षेत्र में कमोबेश सभी लोग जानते हैं, लोगों के काम भी वो करते रहे और बड़े मिलनसार किस्म के हैं, सभी इस बात को कहते हैं। हालांकि डीसी बैरवा के लिए भी मैं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि कौन खराब है कौन अच्छा, लेकिन अमूमन लोगों में चर्चा है। तो यहां पर लेकिन हार होगी, जीत होगी, वो किरोड़ी लाल के खाते में जाएगी, भले ही जगमोहन मीणा का स्वयं लोगों के साथ जुड़ाव रहा हो। और रामगढ़ में आप ताजुब करेंगे कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कितने गंभीर हैं। वो महाराष्ट्र चुनाव में हैं, रणनीतिक रूप से देश के व्यस्ततम नेताओं में से एक हैं, लेकिन वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति आए और रामगढ़ में आकर उन्होंने अपनी बूथ की रणनीति बनवाई कि किस रणनीति। अश्विनी हमारे साथ वहां जुड़े हैं, दिनेश डांगी जी आपका भी रुख करेंगे, लेकिन क्योंकि रामगढ़ का जिक्र चल रहा है, अश्विनी इस चुनाव को आप क्या देख रहे हैं भाई? भूपेंद्र यादव वर्सेस जितेंद्र सिंह देख रहे हैं या बाबा बालकनाथ वर्सेस टीकाराम जूली देख रहे हैं? क्योंकि कैंडिडेट क्या वाकई में नजर आए, क्योंकि उनसे ज्यादा ये नेता नजर आए। देखिए, निश्चित तौर पर वजिंदर आप ठीक कह रहे हैं। चुनाव पूरी तरह से टीकाराम जूली की तरफ से नजर आएगा, लेकिन बाबा बालकनाथ भी चुनाव में लग रहे थे। चुनाव जितेंद्र सिंह और भूपेंद्र यादव के बीच का है। अगर कार्यकर्ता के तौर पे, पार्टी के तौर पे जो काउंट किया जा रहा था, दोनों नेताओं के बीच में किया जा रहा है। और जितेंद्र सिंह से सवाल भी हमने एक बार किया था, जब इंटरव्यू किया उनका, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, पार्टियों के बीच चुनाव होता है, पार्टी के विचारधारा के अनुसार मतदाता वोट करता है, किसकी सरकार है किसकी नहीं है। और उन्होंने कहा था कि भाई भाजपा को नकेल कसने के लिए हम चुनाव कांग्रेस जितवाना चाहते हैं, कुछ पार्टी नहीं, सरकार नहीं बदल जाएगी। दोनों के बीच चुनाव दिखता है, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने ताकत लगाई है, कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक। जिस तरह ऐश्वर्य जी कह रहे थे, उधर भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र छोड़कर लगातार बीच में हर 3-4 दिन में रामगढ़ आए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, मंडल वाइज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, बड़े नेताओं को जिनमें किसी की नाराजगी थी उनको बुलाया। उधर गौतम दत्त लग रहे थे जिन्हें प्रभारी बनाया गया। लगातार ज्ञानदेव आहूजा को बनाने की बात हो, चाहे आहूजा को बिठाने की बात हो, दूसरे जो नाराज कार्यकर्ता, जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, नामांकन की बात आई, देवेंद्र दत्त या दूसरे जो भी भाजपा कार्यकर्ता थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, जो नाराज हुए, उन सबको मनाने का काम किया। संजय शर्मा वन मंत्री से लगातार रहे। हालांकि एक बात मैं और कहूंगा कि 2 दिन पहले मंत्री गौतम दत्त ने आलाकमान को शिकायत की कि भाजपा कुछ नेता जो अलग अलग विधानसभाओं से भी हो सकते हैं अलवर के, वो चुनाव में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहे या निभाना नहीं चाह रहे हैं जो उनको निभानी चाहिए। क्योंकि रामगढ़ का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भूपेंद्र यादव यहाँ सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सरकार है, यहाँ से हरियाणा लगता है, हरियाणा में भाजपा जीत कर आई है, तो रामगढ़ को भाजपा अकाउंट करके चलने लगी कि रामगढ़ तो हम कम से कम जीत कर आए। ऐसी स्थिति में बहुत गंभीरता से लिया गया। उधर कांग्रेस में भी जितेंद्र सिंह खुद चुनाव मैदान में रहे, वो 2 स्टेट्स में प्रभारी हैं कांग्रेस के, लेकिन रामगढ़ में लगातार वक्त दिया। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अश्विनी वापस आपके पास लौटेंगे, क्योंकि टोंक से वजाहत जुड़ गए हमारे साथ और लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। लेकिन दिनेश डांगी जी, क्या कांग्रेस इस चुनाव को लड़ रही है? मेरा कहने का मतलब है, क्या पार्टी लड़ रही है या प्रत्याशी के साथ वो नेता लड़ रहे हैं जिन्होंने टिकट दिला दिया है? किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है? एक तो विजेंद्र, इन उपचुनाव में नई बात यह है कि मुद्दे पूरी तरह से नदारद रहे और विचारधारा, पार्टी की दावे वादे, ये बहुत कम बात हुई। न प्रत्याशी और न सियासी दलों ने बात की। 2 फैक्टर पर पूरा चुनाव उलझा रहा। एक तो चेहरे और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर, दूसरा जातिगत समीकरण साधने में। 2-3 नेता है, उनका किला इस बार बचेगा या ढहेगा। जैसे आरएलपी का विधानसभा में अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये खिंवसर के रिजल्ट से साबित यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा, किरोड़ी लाल मीणा, आपने देखा किस तरह उनको कमंडल हाथ में लेकर वोट मांगना पड़ा, तो पूरा चुनाव उनका फंसा हुआ है। तो किरोड़ी मीणा का सियासी कद भी
दौसा के उपचुनाव के परिणाम से तय हो जाएगा। और जिस तरह विजेंद्र ओला लगातार झुंझुनू सीट से विधायक जीतते आ रहे, इस बार सांसद निर्वाचित हो गए, उनका किला और गढ़ बचा रहेगा या नहीं रहेगा, यह भी इस उपचुनाव से तय हो जाएगा। तो ये 3-4 जो चेहरे हैं, यानी कई जगह तो चुनाव पार्टी से ज्यादा इन चेहरों की प्रतिष्ठा का लग रहा था कि इनकी प्रतिष्ठा बचेगी या नहीं बचेगी। अच्छा, दोनों ही स्थिति में बताइए, अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है या अच्छा नहीं परफॉर्म करती है, क्या संगठन में कोई बड़े बदलाव आपको दिख रहे हैं? जी देखिए, बीजेपी का तो मामला जैसा है कि आप लगातार बता रहे हैं, खोने के लिए कुछ है नहीं और सरकार की सेहत और अंकगणित पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कांग्रेस की अगर 2 सीटें 4 में से कम होती है तो इन फाइट यानी आपसी जो लड़ाई है वो बढ़ सकती है यहाँ पर, क्योंकि 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे और जिस तरह इंडिया गठबंधन के साथ 11 लोकसभा की सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, अब अगर 4 में से 2 सीटें जाती है तो जो अंदरूनी लड़ाई है, कांग्रेस की जो गुटबाजी है, वो विजेंद्र इस चुनाव के बाद खुलकर बाहर आ सकती है। ठीक है, वजाहत हमारे साथ है। वजाहत, देवली उनियारा को लेकर 2 चीजें बताइए। पहला, सुरक्षा और पोलिंग बूथ और संवेदनशील बूथ कितने हैं? दूसरा, कुछ नेता ऐसे रहे पार्टियों के अंदर जो नजर नहीं आया प्रचार में, उसका कितना इंपैक्ट नजर आएगा? जी बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा, बात की जाए देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की, तो यहाँ पर कल जो मतदान प्रक्रिया शुरू होगी उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां जो थी उनको अंतिम रूप दिया जा चुका है। कल देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के करीब 307 जो मतदान केंद्र हैं, इन पर करीब 3 लाख से ज़्यादा मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 8 CAPF जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों की 8 कंपनियां यहां पर लगाई गई हैं। इसके साथ साथ 1500 पुलिस के जवान यहां पर रहेंगे, 8 DYSPs और 4 एडिशनल SPs यहां पर रहेंगे। खुद टोंक पुलिस अधीक्षक जो है विकास सांगवान, वो सुरक्षा की बागडोर संभालते नजर आएंगे। कुल मिलाकर यहां पर जो 307 पोलिंग स्टेशन हैं उसमें से करीब 169 पोलिंग स्टेशन ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनसे मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी, जिसको निर्वाचन विभाग से जुड़े अधिकारी लाइव देख सकेंगे अपने कमरे में बैठकर। इसके साथ साथ जो 90 क्रिटिकल जिसमें अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं उनको शामिल किया गया है। जो अति संवेदनशील बूथ हैं इन पर ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर CAPF के जवान तैनात रहेंगे, स्थानीय पुलिस के जवान तैनात रहेंगे और जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी भी नज़र जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ हैं इन पर रहेगी। ठीक है वजाहत, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि किस तरीके से वहाँ की व्यवस्था रहने वाली है। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी, अब जरा बताइए दौसा का मिजाज क्या रहने वाला है, कितनी सुरक्षा वहां पर? और क्योंकि हमने एक अच्छी चीज देखी है कि जिस तरीके से दौसा हो गया, इसके अलावा खिमसर हो गया और भी कई बेल्ट हैं जहां काफी ज्यादा शिकायतें आती थी झगड़े की, मारपीट की, बूथ कैप्चरिंग की, बीते कुछ सालों में वो सब पूरे तरीके से खत्म होता नजर आया है। इस बार कैसा रहने वाला है? और कहीं न कहीं चुनाव या EVM की प्रक्रिया है उसका कहीं से भी किसी तरह से चोरी ना हो, तो निश्चित रूप से जो आर्म फोर्सेज है 25 जवान जो है। चलिए लक्ष्मीकांत जी, माफी के साथ ही मैं रोक रहा हूं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। ऐश्वर्या, आप जरा बताइए, क्योंकि आप उस बेल्ट को बहुत बखूबी समझते हैं और इस सीट को भी बखूबी समझते हैं। देखिए विजेंद्र, मैं रामगढ़ की बात पूरी कर दी थी अश्विनी ने, बाकी मैं इस सीट को लेकर कुछ एक सीटों के बारे में और संक्षेप में बताऊंगा। दौसा सीट पर वाकई में यह स्थिति है कि वोट जो है उसे लेकर कंफ्यूजन है। वोटर जो है वो 1 घंटे 2 घंटे में अपनी मनोस्थिति बदल लेता है, यह स्थिति है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो रोड शो हुआ वो उसी प्लानिंग के तहत हुआ। उससे पहले मनमानस में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भजनलाल शर्मा ने अंदर खाने बैठक की। बैठक करने के बाद उन्होंने उन नेताओं को बुलाकर समझाया और समझाते हुए कहा कि मैं भी तो बैठा हूं, मैं किस लिए बैठा हूं, यह चीज सामने आई। अंदर खाने की चीजें बाहर निकल कर आई है। लेकिन उन सबके परे दौसा की जो सियासत है वो आकर ठहर जाएगी किरोड़ीलाल मीणा यानी मीणा समाज, ब्राह्मण समाज जो वहां पर बड़ी संख्या में है। लेकिन ब्राह्मण जो है उससे पहले थोड़ा सा कंफ्यूज थे। 2 दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा का एक वीडियो भी आया था, वो रात्रि में समझाने गए थे, कोई FIR गया, लड़ाई झगड़े का कोई छोटा सा मामला था, लेकिन बड़ा विवाद बन गया क्योंकि मीणा वर्सेस ब्राह्मण 2 सामान्य से झगड़े को भी राजनीतिक रूप दे दिया गया, उसे भी उन्होंने समझाया। भिक्षाम देही का भी सब कुछ आया। और जो दूसरे DC बैरवा है, DD बैरवा है,
उन्हें लेकर सचिन पायलट मैदान में थे, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा, गुर्जरों के वोट मीणों की तुलना में काफी कम है, एसटी समाज के वोट अच्छे खासी संख्या में है, एससी के उनसे भी ज्यादा है और ब्राह्मणों के हैं। या 3 जातियां सर्वाधिक है, लेकिन यहां पर की फैक्टर जो काम करेगा वो ओबीसी भी करेगा और वैश्य तबका भी करेगा। वैश्य तबका किसके साथ जुड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वैश्य तबका में खंडेलवाल वहां पर ज्यादा है, अग्रवालों से भी ज्यादा खंडेलवाल है। अग्रवाल बहुत कम संख्या में, कुछ एक विजयवर्गीय है। तो वहां की जो गणित है वो टोटल देखे जाए तो दूसरे समाज के जो नेता हैं मीणा और गुर्जर समाज के अलावा, वो जो वहां प्रचार के लिए गए थे वो कितना वोट बटोर पाएंगे, और माली समाज जो साइलेंट वोटर है वो वहां पर उसे किसका इशारा किस तरीके से मिलता है, ये भी यहां पर देखने वाली बात है जी। क्योंकि 2 सीटों का और जिक्र कर लेते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। ये सीटें हैं सलूम्बर और 84। बीते कुछ सालों के अंदर पहले बीटीपी और उसका कन्वर्जन बीएपी, वहां काफी ज्यादा मजबूत हुई है भील प्रदेश की मांग के साथ। आपको लग रहा है कि इस विधानसभा में भी यही नारा वहां पर गूंजा है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसकी कोई काट वहां वाकई में निकाल पाए? देखिए विजेंद्र, एक दौर आता है, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे राजनीतिक दल का हो और किसी संगठन का हो। वो दौर जो है, अगर आपने भील प्रदेश क्षेत्र की बात करी है तो वहाँ पे एक दौर चल रहा है भारतीय आदिवासी पार्टी का, जिसको खड़ा करते हैं वो जीत जाते हैं, चाहे विधायक की बात करें या एमपी की बात करें। तो उनका जो चुनाव है उसी के इर्द गिर्द है। उनको ये लगता है, जो बीएपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, उनको लगता है कि अभी इस क्षेत्र की जो जनता है वो एक अलग इशू के साथ चल रही है और उनके साथ सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर एमपी के चुनाव और इस चुनाव में थोड़ा अंतर है। एमपी में कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था, ठीक बात। इस बार कांग्रेस खुद चुनाव लड़ रही है दोनों सीटों पर, तो ये तो मान के चल सकते हैं कि दोनों ही जगह त्रिकोणीय मुकाबले हैं, भाजपा कांग्रेस है और बीएपी है। अब बड़ी बात यह है कि जो पिछले चुनाव में उन्होंने वोट लिए थे, क्या वो वोट अब बरकरार रहते हैं? कांग्रेस ने जो वोट दिए थे बीएपी को लोकसभा चुनाव में, क्या वो कांग्रेस की हिस्सेदारी वापस खुद के पास आ पाती है? ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेके देखना पड़ेगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, तो उन्होंने भी इस बार दोनों ही सीटों पर जो बात करें लगातार कि जैसे आदिवासी पार्टी ने अपने एक एक कार्यकर्ता के साथ काम किया है, वैसे ही भाजपा ने भी इस बार, और ये भी कहा जा रहा है कि जो संघ के जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार काफ़ी सक्रिय वहाँ पे रहे हैं और वहाँ पे कोशिश की है कि भाजपा को मजबूत किया जाए। और मुख्यमंत्री की सभा भी हुई थी, आपने देखा था कि दोनों ही जगह, खासकर जो 84 की जो तस्वीरें हमने देखी थी। तो त्रिकोणीय मुकाबला है। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में देखना ये होगा कि किसके जो वोटर है वो जो लामबंद थे वो लामबंद रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि चूंकि आदिवासी इलाका है और वहाँ पे बीएपी ने पिछले इतिहास की बात करें चुनाव की विधानसभा, तो उसमें नरेश यहाँ पर विजेंद्र आपको भी मैं याद दिला दूं, अभी वैसे आप बोल चुके हैं इससे पहले डिबेट में, देव उठनी एकादशी आज है और कल चुनाव है, और एकादशी पर जो विवाह के सावे होते हैं वो सावों का प्रभाव कौन से वोट बैंक पर कम पड़ेगा और कौन से पर ज्यादा पड़ेगा, ये और देखने वाली बात होगी। ठीक है दिनेश डांगी जी, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, सवाल यह है कि अमूमन ये कहा जाता है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट बेहद कमजोर होता है। इस बार कुछ खास तैयारी की गई? जी देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी और कमजोर बूथ मैनेजमेंट ये एक सदाबहार बीमारी है, महामारी का भी रूप ले चुकी है। कैंडिडेट के भरोसे चुनाव पूरा छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस में बूथ मैनेजमेंट हमेशा पुअर रहता है। हरियाणा इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि संगठन भी नहीं था, तो वहां तो और ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि भाई हम जीत रहे हैं तो क्या जरूरत है। बिल्कुल, और यहाँ कांग्रेस का सबसे चुनाव कांग्रेस का खड़ा नहीं हो पाया। एक तो दौसा और देवली उनियारा जब उम्मीदवार का चयन हुआ, क्योंकि दौसा के बाद स्थितियां दूसरी बनी, जातिगत समीकरण कांग्रेस वहाँ कितना साथ बाती है वो नतीजे बताएंगे। बाकी देवली उनियारा जो कैंडिडेट है वो मूल रूप से बीजेपी में थे, इतना बड़ा चेहरा नहीं था। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के